हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग आरएलसी ओनली यानी आरएलसी सर्किट के बारे में। इससे पहले की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हमने फेज़र डायग्राम को डिस्कस किया था। तो फेज़र डायग्राम आपका जो हमारे तीनों एसी कंपोनेंट हैं, जिसमें रजिस्टर आपका आता है, इंडक्टर आता है और कैपेसिटर आता है। तो तीनों के केस में सबसे पहले हमने इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं उनमें सबसे पहले हमने करंट और वोल्टेज की रिलेशन को स्टडी किया था कि जो हमारे एसी कंपोनेंट होते हैं तीनों, उनमें करंट और वोल्टेज की क्या रिलेशन है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो आपके पास रजिस्टर है, जिसका रेजिस्टेंस होता है बच्चों, उसमें जो करंट या वोल्टेज है वो V = IR या E = IR से आपके रिलेट होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें इंडक्टर की, तो इंडक्टर में हमने देखा था कि जो E है वो LdI/dt के इक्वल होता है। ये दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन केस ऑफ इंडक्टर एंड इन केस ऑफ कैपेसिटर बच्चों, जो I है वो CdE/dt के इक्वल होता है। तो इस तरह से ये हमारी रिलेशन थी वोल्टेज की और करंट की इन तीनों एसी कंपोनेंट्स में। उसके साथ ही हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो इन ये करंट और वोल्टेज हैं इन तीनों एसी कंपोनेंट में, इनमें क्या फेज डिफरेंस होता है या किस तरह की फेज रिलेशनशिप है। तो बच्चों, वो जो आपके पास रेजिस्टेंस है उसमें फेज डिफरेंस नहीं होता, और जो आपके पास इंडक्टर है उसमें π/2 का फेज डिफरेंस होता है। जो आपके पास कैपेसिटर है इसमें भी π/2 का ही फेज डिफरेंस हमारे पास होता है। यानी अगर हम सिंपली एक एंगल की बात करें जिसको हम फेज मान के चलते हैं, थीटा इज योर फेज, तो इन केस ऑफ रेजिस्टेंस थीटा विल बी इक्वल टू 0, इन केस ऑफ इंडक्टर थीटा विल बी इक्वल टू π/2, और इन केस ऑफ कैपेसिटर ऑल्सो थीटा विल बी इक्वल टू π/2। तो ये आपका फेज डिफरेंस होता है या फेज रिलेशनशिप होती है हमारी, और इसी फेज डिफरेंस को हमने फेज़र डायग्राम की हेल्प से शो किया था। तो बच्चों, लास्ट वीडियोज़ में हमारे पास जो कंपोनेंट थे वो तीनों अलग अलग थे। इस वीडियो में हम तीनों कंपोनेंट को कंबाइन कर रहे हैं, जिसमें एक ऐसा सर्किट हम बनाएंगे जिसमें R, L और C तीनों हमारे सीरीज़ में इकट्ठे कनेक्ट हो रखे हैं, जिसको हम RLC सर्किट बोलते हैं। यानी एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस भी हो, जिसमें इंडक्टेंस भी हो और जिसमें कैपेसिटेंस भी हो, उस सर्किट को हम RLC सर्किट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं सीरीज़ RLC सर्किट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको सर्किट शो कर देता हूँ बच्चों, और यहाँ पे जो हम इसकी करंट और वोल्टेज की रिलेशनशिप को देखेंगे, समझेंगे, वो डायरेक्ट ही फेज़र डायग्राम की हेल्प से हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इसके लिए हम किसी तरह का एनालिटिकल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, जैसे हमने तीनों कंपोनेंट में अलग अलग से देखा था सबसे पहले कि वोल्टेज और करंट की क्या रिलेशनशिप निकल के आती है। ऐसा हम यहाँ पे उसके बाद हमने बच्चों फिर फेज रिलेशनशिप देखी और उसके बाद फेज़र डायग्राम स्टडी किया था। बट यहाँ पे हम RLC सर्किट के केस में सीधा ही फेज़र डायग्राम को स्टडी करेंगे, सीधा ही फेज़र डायग्राम डिस्कस करेंगे और वोल्टेज और करंट की रिलेशनशिप को उसी की हेल्प से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट है वो किस तरह का है, और यहाँ पे करंट और वोल्टेज को हम कैसे कैसे कंसिडर करेंगे। तो बच्चों, ये हमारा जो सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट होता है, ये हमारा सीरीज़ RLC सर्किट होता है। ये हमारा सीरीज़ RLC सर्किट है, जिसमें एक आपके पास रेजिस्टेंस है, एक आपके पास इंडक्टर है और एक आपके पास कैपेसिटर है। तो तीनों सीरीज़ में लगे हुए हैं और इसको हमने एक AC वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर रखा है। तो ये RLC सर्किट है बच्चों, जिसको हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। इससे पहले की जो वीडियोज़ है उसमें हम R को, L को और C को अलग अलग से डिस्कस कर चुके हैं कि R में और L में और C में जो वोल्टेज और करंट है उनमें क्या रिलेशनशिप है। उसके बाद उनमें फेज़ रिलेशनशिप क्या होती है वोल्टेज और करंट में, और उनके फेज़र डायग्राम भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इवन इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में उनकी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उनके फॉर्मूले भी हम डेवलप कर चुके हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट ही RLC सर्किट को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम पॉसिबिलिटीज़ की बात करें बच्चों RLC सर्किट में, तो कंपोनेंट तो हमारे पास ये तीन ही हैं, R, L और C। तो जो
पॉसिबिलिटी हैं वो ये हैं कि या तो हम R को लें एक सर्किट में, या हम L को लें, या हम C को लें। फिर बच्चों पॉसिबिलिटी आती है कि हम दो दो को भी कंसिडर कर सकते हैं, या तो हम RL को कंसिडर कर सकते हैं एक ही सर्किट में, फिर RC को LC को कर सकते हैं, या RC को कर सकते हैं। तो तीन ये डिफरेंट सर्किट हो जाएंगे। और लास्ट में पॉसिबिलिटी आती है कि तीनों को हम कनेक्ट कर दें सीरीज़ में एक साथ ही। तो जो दो दो की कंडीशन है हमारी, ऐसे सर्किट जिसमें आपके दो दो कंपोनेंट होंगे, तो वो हम इसके बाद में ही डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। बट इससे पहले हम RLC का जो लास्ट हमारी कंडीशन पॉसिबिलिटी होती है कि एक ऐसा सर्किट जिसमें R, L और C तीनों इकट्ठे ही कनेक्ट हों, वो हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वोल्टेज और करंट की। तो बच्चों जैसा कि फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि अगर ये तीनों सीरीज़ में लगे हैं तो यहाँ पे तीनों के अंदर सेम करंट फ्लो करेगा, क्योंकि सीरीज़ में बच्चों जो करंट है वो सेम होता है आपका। तो यहाँ पे आई करंट जो है वो आपका सेम फ्लो करेगा। इस तरह से ये आपका आई करंट हो गया। अगर हम बात वोल्टेज की करेंगे तो तीनों में अलग अलग वोल्टेज होगी, क्योंकि ये तीनों सीरीज़ में है। तो इफ़ वी आर इज़ द वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस आर, वी एल इज़ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल, एंड वी सी इज़ द वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस सी। और बच्चों यहाँ पे अगर हम इनके फेज़र डायग्राम की बात करें या फेज डिफरेंस की बात करें, तो जैसा कि आपको पता है कि रेजिस्टेंस के केस में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। तो अगर करंट की डायरेक्शन ये है हमारी, तो वोल्टेज भी इसी डायरेक्शन में रहेगी। उसके बाद अगर वोल्टेज की बात करें बच्चों, सॉरी इंडक्टर की बात करें, तो इंडक्टर में जो करंट है वो π/2 के फेज डिफरेंस से पीछे होता है। बट यहाँ पे इस सर्किट में ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि हम करंट को कांस्टेंट करके चल रहे हैं, क्योंकि करंट तीनों में सेम है। तो करंट की डायरेक्शन हमने एक ही रखी। अब हम वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। तो इंडक्टर के केस में आप बोल सकते हैं कि या तो करंट π/2 के फेज डिफरेंस से पीछे है, या हम ये भी बोल सकते हैं इसका उल्टा कि वोल्टेज π/2 के फेज डिफरेंस से आगे है। तो अगर करंट हमने फिक्स कर दिया तो वोल्टेज π/2 के फेज डिफरेंस से बच्चों आगे हो जाएगी। ये 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। एंड इसी तरह से कैपेसिटर में भी ये होगा कि या तो करंट π/2 के फेज डिफरेंस से आगे है, या वोल्टेज π/2 के फेज डिफरेंस से पीछे है। तो बच्चों यहाँ पे वोल्टेज हम π/2 के फेज डिफरेंस से पीछे कर देंगे। इस तरह से आप तीनों का अगर हम कंबाइंड एक फेज़र डायग्राम बनाएं बच्चों, तो ये आपका फेज़र डायग्राम है RLC सर्किट का। ये हमारा फेज़र डायग्राम है RLC सर्किट का। इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो करंट है उसको हमने कांस्टेंट कर दिया। एंड ये जो फेज़र है आपका वो करंट के लिए है, एंड इसकी जो पीक है वो मैक्सिमम करंट को यहाँ पे शो करेगी इस तरह से। दूसरा बच्चों अब हम बात करते हैं वोल्टेज की, क्योंकि जो फेज़र डायग्राम है वो वोल्टेज और करंट को ही शो कर रहा है। तो करंट तीनों में सेम है, तो ये करंट आपका आ गया एक्स एक्सिस का अलोंग। अब बात करते हैं तीनों की वोल्टेजेस की। तो बच्चों सबसे पहले रेजिस्टेंस के अंदर जो वोल्टेज है VR, क्योंकि उसका और करंट का कोई फेज डिफरेंस नहीं है तो वो भी इसी के ऊपर आ जाएगी इस तरह से, दिस इज़ इक्वल टू योर VR। अब VL की बात करें बच्चों, तो VL आपकी ऊपर की तरफ है पॉजिटिव वाई एक्सिस में, तो ये हमारी VL हो जाएगी बच्चों। एंड VC नीचे की तरफ है, ये हमारी VC हो जाएगी। और यहाँ पे एक कंडीशन बच्चों हमें यहाँ पे याद रखनी है। यहाँ पे हम कंडीशन लेके चलेंगे कि यहाँ पे जो XL है वो XC से ज़्यादा है, यानी जो आपके पास इंडक्टर है उसकी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज़्यादा है। और इसी वजह से जो वोल्टेज होगी बच्चों VL वो ज़्यादा ड्रॉप होगी इंडक्टर के अंदर और कम ड्रॉप होगी कैपेसिटर के अंदर। तो इसीलिए क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होता है बच्चों वोल्टेज उतनी ही ज़्यादा ड्रॉप होती है। तो VL यानी इंडक्टर का रेजिस्टेंस यानी इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर ज़्यादा है तो वोल्टेज भी ज़्यादा ड्रॉप होगी, और कैपेसिटर की अगर इंडक्टिव कैपेसिटेंस कम है तो वोल्टेज भी कम ही ड्रॉप होगी। तो इसलिए इन दोनों में जो VL है उसके लिए जो फेज़र हम यूज़ करेंगे वो उसकी लेंथ ज़्यादा आएगी और VC की लेंथ आपकी कम होगी यहाँ पे। तो बच्चों अब हमें नेट वोल्टेज यहाँ पे निकालनी है, क्योंकि तीन वोल्टेज मेरे पास हैं VR, VL और VC। तो सबसे पहले VL और VC को हम देखें तो वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसलिए बच्चों अगर हम नेट वोल्टेज की बात करेंगे तो नेट वोल्टेज आपकी ऊपर की तरफ ही आएगी, यानी और ये वोल्टेज आपकी VL माइनस VC के इक्वल हो जाएगी। ये जो वोल्टेज बनेगी आपकी ये VL माइनस VC हो जाएगी। और उसके बाद मेरे पास VR है, तो यहाँ पे बच्चों हम
पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से ये पैरेललोग्राम हमें कंप्लीट करेंगे और जो इसका डायगोनल है वो आपका नेट वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों जो वोल्टेज मेरे पास बची हैं VL माइनस VC और VR, इनका अगर हमें नेट निकालना है तो नेट हम निकाल लेंगे। तो ये डायगोनल जो होगा वो आपकी नेट वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। जो ये ओके होगा बच्चों, यहाँ पे ओके जो होगा वो आपका वोल्टेज के इक्वल होगा और इसकी जो पीक है वो ई नोट के इक्वल हो जाएगी बच्चों यहाँ पे। तो इस तरह से ये ट्रीटमेंट हमने विद द हेल्प ऑफ फेज़र यहाँ पे किया और एट लास्ट हम ये फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि ये अगर आपका करंट है बच्चों आई नोट जो कि एक्स एक्सिस का लॉन्ग है और ये हमारी नेट वोल्टेज निकल के आई है, तो इन दोनों के बीच में हम फाई एंगल मान लेते हैं, क्योंकि ये कोई भी आर्बिट्रेरी एंगल आपका हमें मानना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो फाई है और ये फाई आपका कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके RLC सर्किट के ऊपर, आपकी इंडक्टेंस के ऊपर, आपकी कैपेसिटेंस के ऊपर। तो इस तरह से ये फेज़र डायग्राम हो जाएगा आपका RLC सर्किट का। अब इस फेज़र डायग्राम को ही स्टडी करके हमें यहाँ पे आगे प्रोसीड करना है। तो बच्चों डायग्राम के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। जो सीरीज़ RLC सर्किट का डायग्राम अभी हमने स्टडी किया है उसका फेज़र डायग्राम भी स्टडी किया है। तो वापस से हम इसका फेज़र डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे VL जो है वो VC से ज़्यादा है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो XL जो है वो XC से ज़्यादा ही होगा। तो फेज़र डायग्राम ये है, ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। ये आपकी VL ऊपर की तरफ है, ये VC नीचे की तरफ है। तो नेट वोल्टेज जो इन दोनों में से आएगी वो ये होगी, दैट इज़ VL माइनस VC। VR आपकी नीचे है, तो यहाँ पे ये पैरेललोग्राम हम कंप्लीट करके ये वैल्यू निकाल लेंगे और ये वैल्यू आप यहाँ पे पाइथागोरस सिंपली लगा सकते हैं। ये आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। तो इसमें जो परपेंडिकुलर है वो VL माइनस VC के इक्वल है और जो बेस है बच्चों वो VR के इक्वल है। तो यहाँ पे नेट वोल्टेज जो बनेगी आपकी वो अंडर रूट VR² प्लस में VL माइनस VC का जो होल स्क्वायर है इसके इक्वल हो जाएगी। तो ये इम्पीडेंस में हम डिस्कस करेंगे। फ्रॉम द डायग्राम वी कैन राइट, अगर बच्चों करंट आपका I इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी है तो वोल्टेज यहाँ पे, क्योंकि ये एंगल हमें फाई मानना पड़ेगा यहाँ पे, तो E जो है वो E नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगी। तो इस तरह से ये यहाँ पे करंट होगा और ये वोल्टेज होगी। और अगर हम फेज डिफरेंस की बात करें बेटा, तो यहाँ पे जो फाई है वो आपका फेज डिफरेंस होगा यहाँ पे। अब बात आती है इसके इम्पीडेंस की, यानी जिस तरह से आपने इंडक्टर में इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाली, यानी वो एक तरह से इंडक्टर का रेजिस्टेंस ही होता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकाली, वो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस होता है एक तरह से। तो ये टोटल RLC जो सर्किट है इसका रेजिस्टेंस जो टोटल होगा वो हमारा इम्पीडेंस के इक्वल होगा। तो इम्पीडेंस निकालते हैं, इसका कैसे निकालेंगे? इम्पीडेंस इन केस ऑफ RLC सर्किट एज इन ट्राइंगल OAB, बिकॉज इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, मैं आपको बता चुका हूँ। तो E नोट जो स्क्वायर है, E नोट स्क्वायर जो है वो VR² प्लस VL माइनस VC के होल स्क्वायर के इक्वल होगा और E नोट फाइनली आपकी अंडर रूट VR² प्लस VL माइनस VC के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। ऑल्सो VR जो होगा बच्चों वो I नोट R होगा, यानी V इक्वल टू IR हम यहाँ पे लगा देंगे। VL जो होगा वो I नोट XL होगा और VC जो होगा वो I नोट XC होगा। तो इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे। I नोट यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा E नोट इज इक्वल टू I नोट अंडर रूट R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। I नोट को हम नीचे ले जाएंगे तो ये E नोट बाई I नोट, यानी वोल्टेज अपॉन करंट V इक्वल टू IR। तो R जो होगा बच्चों वो V अपॉन I हो जाएगा। तो ये V है, यानी E नोट आपका V है, नीचे I है, तो ये R के इक्वल होगा और ये आपका रेजिस्टेंस होगा किसका? RLC सर्किट का, जिसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं। तो इसको हम Z से शो करेंगे। Z इज़ द इम्पीडेंस ऑफ दिस RLC सर्किट एंड दिस Z विल बी इक्वल टू अंडर रूट R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ऑल्सो इन ट्राइंगल OAB, अगर ट्राइंगल OAB की बात करें बच्चों तो यहाँ पे हम टेंजेंट फाई यानी इसका स्लोप निकाल लेते हैं। टेंजेंट फाई क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है VL माइनस VC अपॉन R। अब VL क्या है? I नोट XL, VC क्या है? I नोट XC अपॉन I नोट R। I नोट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों जो टेंजेंट फाई है यानी जो स्लोप होगा इसका वो XL माइनस XC अपॉन R के इक्वल आ जाएगा और फाई हम यहाँ से निकाल सकते हैं टेंजेंट इनवर्स XL माइनस XC अपॉन
आर। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे आरएलसी सर्किट को डिस्कस किया कि आरएलसी सर्किट क्या होता है, और सीरीज़ आरएलसी सर्किट को स्पेशली हमने डिस्कस किया है। तो सीरीज़ आरएलसी सर्किट में आपका आर, एल और सी तीनों सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने उसका फेज़र डायग्राम डिस्कस किया। फेज़र डायग्राम से हमें पता लगा कि वोल्टेज और करंट में क्या फेज़ रिलेशनशिप है। तो फेज़ रिलेशनशिप यहाँ पे फाई की होती है बच्चों। और उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि वोल्टेज जो इसका इम्पीडेंस है, यानी आरएलसी सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इसका इम्पीडेंस बोला जाता है। तो उसका इम्पीडेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इम्पीडेंस आपका जेड से शो किया जाता है, एंड जेड इज इक्वल टू √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर होगा। और हमने यहाँ से इसका स्लोप भी निकाला, जो फाई है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, टेंजेंट इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। अब हमारे पास पॉसिबिलिटी है बच्चों कि हम दो कंपोनेंट भी यहाँ से लगा सकते हैं, जैसे एसी सर्किट कंटेनिंग RL, LC और RC। तो इन दिस इज द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ टू कंपोनेंट ओनली। तो दो कंपोनेंट को के हमने यहाँ पे सीरीज कम्बिनेशन ले रखे हैं बच्चों। जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट केस में इन केस ऑफ R एंड L, यानी R ले रखा है और L ले रखा है। इन केस ऑफ L एंड C, L ले रखा है और C ले रखा है। और इसी तरह से हम यहाँ पे थर्ड केस में RC को ले सकते हैं। तो आपके पास अगर दो के कम्बिनेशन आते हैं बच्चों, और वहाँ पे आपको ये इसका इम्पीडेंस निकालना पड़ता है दो के केस में, तो सिंपली हमें क्या करना है कि जो आपके पास टोटल इम्पीडेंस निकाल रखा है आपने आरएलसी सर्किट का, उसमें जो भी कंपोनेंट हमारे पास नहीं है उसका वोल्टेज या उसका रेजिस्टेंस या उसका इम्पीडेंस, उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस हम जीरो पुट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला केस हम देखते हैं, इन केस ऑफ आर एंड एल, यानी मेरे पास आर है यहाँ पे और एल है। तो टोटल इम्पीडेंस हमारे पास होता है Z इज इक्वल टू √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो एक्ससी यानी यहाँ पे कैपेसिटेंस अगर नहीं है बच्चों, तो एक्ससी को हम जीरो पुट कर देंगे। तो हमारे पास इम्पीडेंस जो होगा वो बचेगा सिर्फ Z इज इक्वल टू √r² प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। और टेंजेंट फाई जो होगा वो सिर्फ एक्सएल बाई आर के इक्वल आ जाएगा। इन केस ऑफ एल एंड सी, तो एल एंड सी में बच्चों हम आर को जीरो पुट कर देंगे। और इसी तरह से इन केस ऑफ आर एंड सी, तो आर एंड सी के केस में भी बच्चों हम क्या करेंगे, एल को जीरो पुट कर देंगे, यानी एक्सएल को जीरो पुट कर देंगे और हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ जाएंगी। तो इस तरह से हम सिंगल जो कंपोनेंट हैं उनको भी हम यहाँ पे अपने सर्किट में रख सकते हैं, और उसके बाद डबल कंपोनेंट भी रख सकते हैं, और उसके बाद फाइनली हम RLC को भी इकट्ठा रख सकते हैं और इनके इम्पीडेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।